नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कह सकते हैं कि यूपीएससी और पीएससी जैसी परीक्षाओं की रीढ़ की हड्डी है, संसाधन और विकास। ये एनसीईआरटी का एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है और आज हम इसके हर एक पहलू को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे संसाधन क्या है, फिर देखेंगे इन संसाधनों का वर्गीकरण कैसे होता है। इसके बाद हम भारत में भूमि उपयोग के पैटर्न पर नजर डालेंगे, फिर भारत की प्रमुख मिट्टी के प्रकारों को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे मृदा संरक्षण के बारे में। देखिए, हमने इसे ऐसे लॉजिकल फ्लो में रखा है ताकि आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन करने में और चीजें याद रखने में बहुत आसानी हो। चलिए, एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान के जिंदा रहने और किसी भी देश के विकास के लिए मतलब बिल्कुल फंडामेंटल हैं, जिनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। बस इसी सवाल के जवाब में छिपा है हमारे आज के टॉपिक का पूरा सार। तो सबसे पहले आइए यही समझते हैं कि ये संसाधन या रिसोर्सेज आखिर हैं क्या। देखिए, हमारे आसपास मौजूद हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, वो एक संसाधन है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। किसी भी चीज़ को संसाधन कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। पहली, वो टेक्नोलॉजी की मदद से हमें मिल सके, यानी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो। दूसरी, उसे हासिल करना आर्थिक रूप से मुमकिन हो, मतलब इकोनॉमिकली फीजिबल हो। और तीसरी, उसे समाज स्वीकार करे, यानी कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। असल में प्रकृति, टेक्नोलॉजी और संस्थाएं, ये तीनों मिलकर ही किसी चीज को एक उपयोगी संसाधन बनाते हैं। और हाँ, ये परिभाषा मेंस में आंसर लिखने के लिए एकदम परफेक्ट है, इसे याद रखिएगा। अब ये जो फ्लोचार्ट है ना, ये इस पूरे चैप्टर को समझने की मास्टर की है। इसमें साफ साफ दिखाया गया है कि संसाधनों को हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक है प्राकृतिक और दूसरे मानवीय, और फिर इनके भी अलग अलग सब टाइप्स हैं जिन्हें हम आगे समझेंगे। तो चलिए अब इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो क्लासिफिकेशंस हैं ये अक्सर प्रीलिम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, खास तौर पे मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में। तो यहाँ पर पूरा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला आधार है उत्पत्ति यानी ओरिजिन। इसके आधार पर संसाधन या तो बायोटिक यानी जैव होते हैं या एबायोटिक यानी अजैव। बायोटिक मतलब जिनमें जान है, जैसे हम इंसान, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब। और एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, जैसे पत्थर, चट्टाने, मिनरल्स। बिल्कुल सीधा और सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा आधार है एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी क्या वो खत्म हो सकते हैं। तो एक होते हैं रिन्यूएबल यानी नवीकरण योग्य, जो खुद को रिन्यू कर सकते हैं या हम उन्हें दोबारा बना सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी, ये चलते रहते हैं। दूसरी तरफ है नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय योग्य। इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं और एक बार इस्तेमाल हो गए तो समझिए खत्म, जैसे कोयला और पेट्रोल। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एनवायरनमेंट और इकोनॉमी से जुड़े सवालों और एसेज के लिए बहुत बहुत जरूरी है। इनके अलावा भी 2 और बेसिस पर हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। एक है ओनरशिप के आधार पे, मतलब मालिक कौन है, कोई एक इंसान है, पूरा समाज है, देश है, या फिर ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। और दूसरा है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर, यानी हम उन्हें कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्या वो अभी पोटेंशियल हैं या पूरी तरह डेवलप्ड हैं। ये दोनों ही क्लासिफिकेशन गवर्नेंस और रिसोर्स मैनेजमेंट से जुड़े सवालों के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब एक बहुत ही अहम केस स्टडी की तरफ पढ़ते हैं। भूमि यानी लैंड, एक ऐसा संसाधन जो लिमिटेड है, फाइनाइट है, लेकिन जिसकी जरूरत हर किसी को है, बहुत ही जरूरी। यहाँ 2 पाई चार्ट हैं जो भारत में लैंड यूज पैटर्न को दिखा रहे हैं। लेफ्ट वाला है 1960-61 का और राइट वाला है 2002-03 का। अगर आप ध्यान से देखें तो इन लगभग 40 सालों में नेट सोन एरिया यानी जिस जमीन पर खेती होती है उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है, लेकिन फॉरेस्ट कवर यानी वन क्षेत्र में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। ये क्या दिखाता है? ये हमारी बदलती प्राथमिकताएं और सफल फॉरेस्ट पॉलिसीज को दिखाता है। भूमि की बात हो गई तो अब जाहिर है हम बात करेंगे एक और बहुत ही जरूरी संसाधन की, मिट्टी यानी सॉइल। ये हमारे देश की खेती का आधार है और एग्जाम में यहां से सवाल तो बनता ही बनता है। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं ये आपको बताएगा कि भारत में कौन सी मिट्टी कहाँ मिलती है। इस मैप बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जो रीजनल सवाल आते हैं उनका जवाब यहीं छिपा है। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी या एल्यूवियल सॉइल की। ये भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली और सबसे जरूरी मिट्टी है।
पूरे उत्तरी मैदान इसी से बने हैं। इसके दो टाइप हैं, खादर और बांगर। खादर मतलब नई जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के पास मिलती है और बहुत उपजाऊ होती है, और बांगर मतलब पुरानी जलोढ़, गन्ना, धान, गेहूं, इन सब फसलों के लिए ये मिट्टी बेस्ट है। अब आती है काली मिट्टी, जिसका दूसरा नाम रेगुर भी है। ये नाम जरूर याद रखिएगा। ये ज्यादातर डेक्कन ट्रैप वाले इलाके में मिलती है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी नमी सोख कर रखने की गजब की क्षमता। इसी वजह से ये कपास यानी कॉटन की खेती के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अगली है लाल और पीली मिट्टी। अब सवाल उठता है कि इसका रंग लाल क्यों है? तो ये होता है क्रिस्टलाइन रॉक्स में लोहे के अंश की वजह से। और जब इसी मिट्टी में पानी मिल जाता है तो ये पीली दिखने लगती है ना कमाल? ये आपको दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में मिलेगी। अब दो और खास मिट्टियों की बात कर लेते हैं। एक है लैटेराइट मिट्टी। ये उन जगहों पर बनती है जहां बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिससे मिट्टी के पोषक तत्व बह जाते हैं, जिसे कहते हैं इंटेंस लीचिंग। लेकिन ये चाय और कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छी होती है। और दूसरी है मरुस्थली मिट्टी। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये रेतीली और खारी होती है और पश्चिमी राजस्थान जैसे इलाकों में पाई जाती है। तो हमने मिट्टी के प्रकार तो समझ लिए, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, सॉयल इरोजन यानी मृदा क्षरण। तो अब हम इसी समस्या पर और इसे रोकने के उपायों पर फोकस करेंगे। और हाँ, ये मेंस के लिए एक बहुत ही हॉट टॉपिक है। पानी से होने वाले सॉइल इरोजन के दो मुख्य प्रकार यहां आप देख सकते हैं। लेफ्ट में है शीट इरोजन, मतलब जब पानी मिट्टी की ऊपरी परत को एक चादर की तरह बहा ले जाता है। और राइट में है गली इरोजन, जिसमें पानी गहरी गहरी नालियां बना देता है। इससे जो जमीन बनती है उसे बैडलैंड्स कहते हैं, और इसका सबसे फेमस उदाहरण है चंबल घाटी। तो सवाल यह है कि इसे रोकें कैसे? इसके लिए हमारे पास कुछ बहुत ही कारगर वैज्ञानिक तरीके हैं। पहला है कॉन्टूर प्लॉइंग, यानी ढलान पर आड़ी जुताई करना, जिससे पानी का बहाव धीमा हो जाए। दूसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें फसलों के बीच घास की पट्टियां लगा देते हैं, जो हवा की रफ्तार को कम कर देती हैं। और तीसरा है शेल्टर बेल्ट्स, मतलब पेड़ों की लाइन लगा देना, जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती हैं। और आखिर में ये सारी बातें, चाहे वो मिट्टी बचाने की हों या किसी और संसाधन की, ये सब एक बड़े ग्लोबल गोल से जाकर जुड़ती हैं, और वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। रियो समिट के एजेंडा 21 में भी यही कहा गया था कि हमें डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन इस तरह से कि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। तो अब अंत में एक सवाल सबके लिए। रिसोर्स प्लानिंग सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोचिए, इस बड़े नेशनल मिशन में एक व्यक्ति के तौर पर हम और आप क्या योगदान दे सकते हैं? चलिए, आज एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। हम अपने आसपास की दुनिया का इस्तेमाल आखिर करते कैसे हैं? आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, जो फोन हमारे हाथ में है, जो पानी हम पीते हैं और जिस हवा में हम सांस लेते हैं, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? इसका जवाब इन सबको एक ही धागे में पिरो देता है। तो ये सब है संसाधन, मतलब हमारे आसपास की हर वो चीज जो हमारी किसी भी जरूरत को पूरा करती है, वो एक संसाधन है। चाहे वो खेतों की मिट्टी हो, नदियों का पानी हो, या फिर हमारे फोन के अंदर मौजूद कीमती मिनरल्स। अब कहानी में एक ट्विस्ट है। सारे संसाधन एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं नवीकरणीय, मतलब रिन्यूएबल, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, ये कभी खत्म नहीं होते। प्रकृति इन्हें लगातार बनाती रहती है। लेकिन फिर आते हैं अनवीकरणीय, मतलब नॉन रिन्यूएबल, जैसे कोयला, पेट्रोल, मिनरल्स। एक बार इस्तेमाल कर लिया तो बस खत्म। और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। इस चुनौती को और अच्छे से समझने के लिए भारत के जमीनी संसाधनों को ही देख लीजिए। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, हमारी जमीन मैदानों, पहाड़ों और पठारों में बटी हुई है। हर हिस्से का अपना एक अलग काम है, अपनी एक अलग अहमियत है। ये हमें याद दिलाता है कि जमीन जैसा विशाल संसाधन भी असल में सीमित है। और देखिए, ये सिर्फ भारत की जमीन की कहानी नहीं थी। जैसे जैसे 20वीं सदी खत्म हो रही थी, दुनिया भर में एक खतरनाक सच सामने आ रहा था। हम विकास की दौड़ में इतने अंधे हो गए थे कि अपने कीमती संसाधनों को बहुत तेजी से खत्म कर रहे थे और अपने ही ग्रह को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक तरह का अलार्म था जो पूरी दुनिया में बज रहा था।
तो सवाल ये था कि इस बढ़ती दुविधा से निकला कैसे जाए। एक तरफ विकास की जरूरत थी तो दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी। ये संतुलन आखिर बनता कैसे? इसका जवाब हमें इतिहास के एक बहुत अहम मोड़ पर ले जाता है। साल था 1992। ब्राजील के शहर रियो डी जानेरियो में दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता इकट्ठा हुए। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन था और सबका लक्ष्य एक ही था, एक ऐसा रास्ता खोजना जहां विकास और पर्यावरण एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनकर चल सकें। और उसी समिट से एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया निकल कर आया, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा विकास है जो हमारी आज की जरूरतों को तो पूरा करे ही, लेकिन इस तरह से कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जरूरतों के लिए कोई समझौता न करना पड़े। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक वादा था। इसे और आसान भाषा में समझें तो इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, आज की जरूरतें पूरी करो। दूसरा, ये ध्यान रखो कि विकास से पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा कर रखो। सिंपल लेकिन बहुत गहरा सिद्धांत है ये। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई समझदार इंसान अपने परिवार की विरासत को एक ही बार में खर्च नहीं कर देता, बल्कि उसे संभाल कर रखता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी उनका हिस्सा मिले। ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं है, ये आने वाले कल के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। और हाँ, रियो समिट सिर्फ बातों और आइडियाज तक ही सीमित नहीं रहा। वहां से एक ठोस एक्शन प्लान भी निकला जिसे नाम दिया गया एजेंडा 21। ये 21वीं सदी के लिए एक रोड मैप जैसा था। इसका मकसद था कि दुनिया के सारे देश मिलकर गरीबी, बीमारी और पर्यावरण को हो रहे नुकसान जैसी बड़ी चुनौतियों से लड़ें। लेकिन एक बात समझनी होगी, एजेंडा 21 एक मंजिल नहीं बल्कि सफर की एक शुरुआत थी। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला मिशन है जो आज भी हर समाज और हर देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। और अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, एजेंडा 21 एक ग्लोबल वादा था, पर इस वादे को निभाने की जिम्मेदारी असल में है किसकी? क्या सिर्फ सरकारों की या बड़ी-बड़ी कंपनियों की, या फिर इसमें हम सबकी भी कोई भूमिका है? इस पर जरूर सोचिएगा।